आज के इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर सेकंड, लेखन कला और शहरी जीवन। तो इस चैप्टर के लिए ये हमारा लेक्चर नंबर 9th होगा। इससे पहले के 8 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर की एंडिंग की तरफ, यानी कि अब हमारा चैप्टर इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा। हम मेसोपोटामिया की अपनी जर्नी को ख़त्म कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे रोमन साम्राज्य की तरफ। तो जाते जाते मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं और इन 2 कॉलम के ज़रिए हम बहुत सारे फैक्ट्स को जानेंगे। तो मेसोपोटामिया को बाय बाय करते वक्त थोड़ी सी और नॉलेज लेकर चलते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम रोमन साम्राज्य के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको ध्यान से पढ़ते हैं और कंसंट्रेशन के साथ अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एक पुराकालीन पुस्तकालय। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों में असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईस्वी पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी, क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। तो मेसोपोटामिया, जब लोह युग की शुरुआत हुई, लोह लोह युग यानी कि जब आपके लोहे लोहे की क्या हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी, लोहे को खोज लिया गया था और लोहा यूज में लाया जाने लगा था। तो लौह युग के प्रारंभ के साथ ही हमारे मेसोपोटामिया में असीरियाई साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, यानी कि असीरियाई लोग वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, जो कि 720 से लेकर 610 ईस्वी पूर्व तक चलता है। और जो असीरियाई साम्राज्य के दौरान अर्थव्यवस्था थी वो लूट मार गई थी, यानी कि जो असीरियाई साम्राज्य में लोग होते थे, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो लोगों को दबाते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते थे, फिर उनसे खाद्य सामग्री ले लेते थे। तो इसी तरह अव्यवस्था थी उस वक्त अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था थी, इसलिए लूट मार की हमारी वहाँ पर व्यवस्था हो गई थी। कहाँ पर? असीरियाई साम्राज्य में। यानी कि लोग एक दूसरे को लूटते थे और फिर अपना खाद्य सामग्री और जो भी सामान उन्हें चाहिए होता था उसकी पूर्ति करते थे। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे, दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनिपाल, जो कि 668 से 627 ईस्वी तक शासनकाल में रहा, उसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। अब बड़े-बड़े असीरियाई शासक, जैसा कि आपको पता है, बाहर से आकर बसे थे और जो दक्षिणी मेसोपोटामिया, जिसको बाद में बेबीलोनिया कहा जाने लगा था, बेबीलोन या फिर बेबीलोनिया। तो जब दक्षिणी मेसोपोटामिया को बेबीलोनिया कहा जाने लगा था, तो उस वक्त उत्तर में, इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये आपका दजला और फरात नदी, इसके दक्षिण में के क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाता था और हमारा असीरियाई साम्राज्य उत्तर में था। ओके, ये बात याद रहेगी। तो जो उत्तर में असीरियाई साम्राज्य हमारा स्थापित था, वहाँ के जो शासक थे दक्षिणी क्षेत्र में, जिसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा था, पहले सुमेर और अक्काद कहा जाता था और अब बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। तो बेबीलोनिया को संस्कृति का केंद्र मानते थे। वो मानते थे कि मेसोपोटामिया की सारी संस्कृति इसी क्षेत्र में सीमित है। तो उन्होंने, एक राजा था अशुरबनिपाल, जिसका शासनकाल 668 से लेकर 627 ईस्वी पूर्व तक रहा। तो उसने एक अभियान ये चलाया कि क्योंकि जो दक्षिणी क्षेत्र था वो संस्कृति से भरपूर था, मेसोपोटामिया की सारी संस्कृति दक्षिणी भाग में थे। तो उसने एक अभियान चलाया पुस्तकालय बनाने का। वो एक लाइब्रेरी बनाना चाहता था उत्तर में, क्योंकि असीरियाई साम्राज्य उत्तर में था। तो उत्तर में वो एक पुस्तकालय बनाना चाहता था, लाइब्रेरी बनाना चाहता था और उस लाइब्रेरी में वो दक्षिण की संस्कृति से संबंधित पट्टिकाओं को रखना चाहता था। दक्षिण की जितनी भी पट्टिकाएँ थी, जिस पे लोग लिखते थे, तो उनको अपनी पुस्तकालय में वो रखना चाहता था। कौन? अशुरबनिपाल। ठीक है, जो कि असीरियाई साम्राज्य का आखिरी शासक था और वह उसमें सफल भी रहा। उसने अपने लिपिक को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा। तो उसने अपने लिपिकों को दक्षिणी मेसोपोटामिया में भेज दिया, बेबीलोनिया में भेज दिया कि आप
जगह-जगह से पट्टिकाओं को ढूँढ के लाओ, उनकी नकल करो और फिर निनेनवे जो उसकी राजधानी थी अशुरबनिपाल की, वहाँ पे एक लाइब्रेरी स्थापित करो और उन पट्टिकाओं को वहाँ पर हम अच्छी तरह से संजो कर रखेंगे। क्योंकि दक्षिण में लिपिक को विद्यालयों में पढ़ाया लिखाया जाता था, जहाँ उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईस्वी के बाद सुमेरियन भाषा बोली जाने बंद हो गई, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी और अक्कादी पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईस्वी पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी, और असुरबनिपाल के आदमी ये जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रकृतियों को कहाँ खोजा और कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने अपने असुरबनिपाल ने अपने लिपिकों को दक्षिण में भेज दिया कि आप जगह जगह से पट्टिकाओं को ढूंढो, उनकी नकल उतारो और यहाँ निन्यानवे में लाओ और उनको संजोकर संभाल कर रख दो। अब क्या है, सुमेरी भाषा तो बोली जाने बंद हो गई थी 1800 ईस्वी के बाद, लेकिन विद्यालयों में वो पढ़ाई जाती थी, जो स्कूल्स होते थे उस वक्त, तो विद्यालयों में सुमेरी भाषा को पढ़ाया जाता था। आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि संस्कृत भाषा हमारी बोलनी बंद हो गई है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट वो आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो यही काम सुमेरी भाषा का भी था, क्योंकि अक्कादी भाषा का प्रचलन हो गया था 2400 ईस्वी में, और 1800 ईस्वी पूर्व में सुमेरी भाषा पूरी तरह से बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी विद्यालयों में वो पढ़ाई जाती थी। एज ए सब्जेक्ट, एक विषय के तौर पर सुमेरी भाषा पढ़ाई जाती थी। और यही कारण था कि 2000 ईसा पूर्व की भी पट्टिकाओं को 610 ईसा पूर्व में भी पढ़ा गया। तो असुरबनिपाल के लिपिक इसी कारण कुशल हो पाए कि वो सुमेरी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया और फिर सुमेरी भाषा की जो पट्टिकाएँ थी उनकी नकल उतारी, अक्कादी भाषा की जो पट्टिकाएँ थी उनकी भी नकल उतारी, और उन सभी को, उन दक्षिण की उन सभी पट्टिकाओं को उन लिपिकों ने इकट्ठा किया और असुरबनिपाल को सौंप दी, और जहाँ पे उसने निन्यानवे जो उसकी राजधानी थी वहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया था। गिलगेमिस महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुरबनिपाल का उल्लेख मिलता है। अब ये बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो पट्टिकाएं थी वो नहीं, ये नहीं कि असुरबनिपाल के लिपिक उनको छीन के दक्षिण से ले आए, नहीं, वो वहाँ पर गए, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा लिखी करी, अध्ययन किया और फिर उनके जैसे ही नकल तैयार की, डुप्लीकेट कॉपी उन्होंने बना दी। कि इन्होंने असुरबनिपाल के लिपिकों ने, ओके, जो दक्षिण की पट्टिकाएं थी उनके जैसी हूबहू उन्होंने डुप्लीकेट पट्टिकाएं बना दी। ये नहीं कि वहाँ से छीन के लाए थे, नहीं, उन जैसी पट्टिकाएं बना दी ताकि हम भी इस संस्कृति को संजो के रख सकें। और अंत में असुरबनिपाल, क्योंकि उसने ये काम किया था तो वो अपना क्रेडिट भी तो देगा, तो वो अपना क्रेडिट देते हुए कई बार लिखवाता था कि मैं असुरबनिपाल, ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिन्हें देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वान के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है, और मैंने पट्टिकाओं की जांच की और उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें निन्यानवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया, अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेबल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। असुरबनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिन्हें विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। अब असुरबनिपाल ने अपने लिपिकों को भेजा दक्षिण से पट्टिकाओं की नकल करने के लिए। वहाँ उसके लिपिक गए, उन्होंने वहाँ पर पढ़ा लिखी करी, अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद उन्होंने उन पट्टिकाओं की नकल तैयार की, और नकल तैयार करके वो निन्यानवे ले आए। और निन्यानवे लाने के बाद जो असुरबनिपाल का इष्ट देव था, इष्ट देव यानी कि जिस देवता को वो मानता था, और उस देवता का नाम क्या था, नाबू। तो असुरबनिपाल के जो इष्ट देव थे नाबू,
उसके मंदिर में जो पुस्तकालय था वहाँ पर उन पट्टिकाओं को रखा गया और जिन्होंने उन पट्टिकाओं की नकल की थी, जो दक्षिण की जो ओरिजिनल थी और जिन्होंने कॉपी बनाई थी, उनके नाम उन पट्टिकाओं पर लिखे गए भी इस व्यक्ति ने इस पट्टिका की नकल की। और हर बार आखिरी में असुरबनीपाल के कुछ वाक्य लिखे जाते, जैसे कि असुरबनीपाल मैं ब्रह्मांड का सम्राट, देवी देवताओं ने मतलब बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जाता, देवी देवताओं ने बड़ी बुद्धि दी है, वो दिया है, वो दिया, और मैं इसके लिए वो कर रहा हूँ, संग्रहित मैंने किया, मैंने ये अभियान चलाया, वो किया। तो असुरबनीपाल का भी वहाँ पर उल्लेख होता, जिन लिपिकों ने नकल उतारी है उनका भी उल्लेख होता, और नाबू जो उसका इष्ट देव था उसके मंदिर में इन पट्टिकाओं को रखा जाता। और एक बड़ी बात ये थी, ये नहीं कि वो वहाँ से ले आए पट्टिकाओं को, नकल की और रख दिया, इतना ही नहीं, उन्होंने उनको क्रमवार लगाया। यानी कि अब मान लीजिए एक भूत प्रेत की कहानियों से संबंधित कोई कई सारी पट्टिकाएं हैं, उन्होंने उनको एक जगह लगाया और उन पर लेबल लगा दिया, उन पर लेबल लगा दिया भी इतनी सारी पट्टिकाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी पट्टिकाएं भूत निवारण विषय पर हैं, भूत प्रेत निवारण विषय पे है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पट्टिकाएं विज्ञान संबंधी विषय पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पट्टिकाएं गणित संबंधी विज्ञान से, गणित से संबंधित है। तो इस प्रकार उन्होंने उनको इतनी अच्छी तरह संजो कर रखा कि आगे भविष्य में किसी को कोई दिक्कत ना आए, पट्टिकाओं को ढूंढते हुए पूरी अच्छी तरह से उन पर लेबल तक लगा दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ पाए हैं, मिले हैं, और उसके साथ साथ हमें 30,000 से भी ज़्यादा पट्टिकाएं मिले, जिन्हें विषयानुसार क्रम में लगाया गया था, यानी कि टॉपिक वाइज उनको अलग अलग करके लगा दिया। अभी ये मैथमेटिक्स की पट्टिकाएं हैं, ये साइंस की, ये फिजिक्स की, ये केमिस्ट्री की, ये इसकी, वो उसकी। तो इस तरह असुरबनीपाल ने इतना बड़ा अभियान चला। अब यहाँ पे इसको पढ़ाने का क्या मतलब है आपका, यहाँ पे एनसीईआरटी आपको ये बताना चाहता है कि मेसोपोटामिया के लोग इतने अच्छे थे कि वो भविष्य की, वो इतनी दूर तक देख सकते थे कि उन्हें अपनी संस्कृति बचा कर रखनी थी। अब देखिए ना, हम भी तो क्या करते हैं, टाइम कैप्सूल के बारे में आपने सुना होगा, हम टाइम कैप्सूल बनाते हैं। इस वक्त टाइम कैप्सूल में हम जो भी आज हम डेली यूज़ में चीज़ें कर रहे हैं उनको टाइम कैप्सूल में बंद करते हैं और ज़मीन में दबा देते हैं, ताकि आगे आने वाले युग के लोग, जैसे कि आज हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई कर रहे हैं, तो इसी प्रकार हम भी कभी मर जाएंगे, हमारी संस्कृति भी कभी दब जाएगी, हम भी मिट्टी के तले कभी दब जाएंगे। तो इसीलिए टाइम कैप्सूल आज हम बनाते हैं, ताकि आगे आने वाले लोग, आगे आने वाले मनुष्य हमारे बारे में पढ़ सकें, हमारे बारे में जान सके, वो देख सके कि ये लोग इस तरह के गैजेट्स, इस तरह के डिवाइस, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे। तो सूरबनीपाल ने भी इस तरह दिमाग लगाया कि कभी ना कभी उसकी संस्कृति ख़त्म होगी, तो संस्कृति को संजो कर रखना है, और अगर संस्कृति को संजो कर रखना है तो वो लेखन कला के माध्यम से संजो कर रखी जाती है। इसलिए उन्होंने इन पट्टिकाओं की नकल तैयार करवाई और एक जगह सुरक्षित पुस्तकालय में रखवा दी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी आपको यही बात बताना चाहता है। बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आए हैं, वो आप याद कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और एक आरंभिक पुरातत्ववेता। अब हम तो पुरातत्वविद हैं ही, हम खुदाई कर रहे हैं, मेसोपोटामिया को देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक आरंभिक पुरातत्वविद के बारे में हम इस कॉलम में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो। दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईस्वी पूर्व में ईरान के अकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 1850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चार दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तथा शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने एक नई खोजें की थी। अब क्या दक्षिणी कछार, कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कछार क्या होता है।
दक्षिणी कछार, कछार किसको कहते हैं? कछार आपका जो उपजाऊ भूमि होती है, एक तरह से नदी का तट जो होता है। अब जैसे दजला और फरात नदी हमारी बह रही थी, दजला और फरात नदी जो हमारी बह रही थी, तो इन नदियों का जो तट था, दक्षिणी तट, इन नदियों का दक्षिणी तट कौन सा था? हमारा दक्षिणी क्षेत्र। तो इस दक्षिणी क्षेत्र को ही यहाँ पर दक्षिणी कछार का नाम दे दिया गया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासार ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। जब बेबीलोनिया को असीरियाई लोगों ने जीत लिया था, तो 625 ईस्वी में एक व्यक्ति आया, एक सूरवीर आया जिसका नाम था नेबोपोलासर। उसने असीरियाई लोगों को हरा दिया और वहाँ पर अपने वंश की स्थापना की 625 ईसा पूर्व में। ओके। और उसके अधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। अब जैसा कि सभी करते हैं, जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता है उनके क्षेत्र का विस्तार होता रहता है। और बेबीलोनिया में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईस्वी पूर्व में ईरान के एकेमिनिड द्वारा विजित होने और 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजित होने तक। अब ये लाइन आपको कुछ सिर के ऊपर से गई होगी, कुछ समझ में नहीं आई होगी। इसको ध्यान से समझिए, कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते क्या क्या रखा है इस लाइन में। इसने कह रखा है कि 539 ईसा पूर्व में, 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमिनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद, यानी कि 539 ईसा पूर्व में एकेमिनिड लोगों ने बेबीलोन को जीत लिया और उसके बाद 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजित होने तक। अब 331 ईस्वी में सिकंदर ने उसको जीत लिया। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। तो अब ये लाइन अलग थोड़ी भाषा को तोड़ मरोड़ के कह रखा है। तो 539 में एकेमिनिड लोगों ने बेबीलोन को जीत लिया और उसके बाद 331 में 331 ईसा पूर्व में सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया। तो इस लाइन का मतलब इतना है। तो इतने सारे बेबीलोन में पहले असीरियाई, फिर नेबोपोलासर, फिर आपके एकेमेनिड, फिर उसके बाद सिकंदर, इतने सारे वंश बदले, इतने सारे नए नए राजा आए और 331 ईस्वी तक बेबीलोन पूरी तरह से पूरी दुनिया का सबसे प्रमुख शहर बना रहा। उसके बाद उसका महत्व थोड़ा थोड़ा घटता चला गया। तो यहाँ पर ये बात इतनी कही गई है। ओके। इसका क्षेत्रफल 1850 हेक्टेयर से अधिक था। 1850 हेक्टेयर, आप देख सकते हैं कितना होता है, उरूग नगर का भी डबल। इसकी चार दीवारी तिहरी थी। चार दीवारी क्या होती है? अब इस तरह से आपकी चार दीवारी चारों तरफ अगर आप दीवार खींच देते हैं, चार दीवारी हो जाती है। और चार दीवारी का तिहरी होना यानी कि 3 बार चार दीवारी खींच दी, ये लीजिए, ये आपकी चार दीवारी तिहरी होगी। तो 3 बार जब आप चार दीवारी को खींच देते हैं तो आपकी चार दीवारी तिहरी हो जाती है। तो इसकी चार दीवारी तिहरी थी, यानी कि इतना ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पर की गई थी कि चार दीवारी को 3 बार खींचा गया था ताकि कोई हमला हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो। इसमें बड़े बड़े राजमहल थे, मंदिर थे और एक जिगुरात मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके बारे में बहुत सारी तथ्य हमें जानने को मिल सकते हैं। तो आप गूगल पे सर्च करके जिगुरात के बारे में ज़रूर जानिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। एक सीढ़ीदार मीनार थी, वह मंदिर कह सकते हैं या फिर मीनार भी कह सकते हैं। और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग बना हुआ था, यानी कि पूर्ण रूप से जो बेबीलोन है वो विकसित था और यहाँ पे अलग अलग राजाएं, अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। ओके। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है, उर के नगर देवता ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का परिस्थान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया, मैंने दिन पर दिन इसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल आज हम 1150 ईस्वी पूर्व के आसपास मानते हैं, का पट्टलेख मिला और उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित की थी। उसने अपने आभूषणों और वेशभूषा को ध्यान से देखा और फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया।
एक अन्य अवसर पर नाबोनिडस के एक आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अक्काद के राजा सारगन का नाम लिखा हुआ था। आज हम मानते हैं कि वह राजा 2370 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन किया। नेबोनिडस और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है, देवी देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। अब नेबोनिडस के बारे में जानते। पिछले बार में आपने किसके बारे में जाना? अशुरबनिपाल। और अब हम एक नए व्यक्ति, एक नए राजा नेबोनिडस के बारे में जानते हैं। नेबोनिडस क्या कहता है? वो स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। स्वतंत्र बेबीलोन यानी कि जब तक बेबीलोन अपने अस्तित्व में बना रहा, जब तक बेबीलोन एक अलग राज्य था, एक अलग शहर था, जब तक उसका महत्व था, तब तक वो एक स्वतंत्र नगर था। लेकिन जब नए नए साम्राज्य विकसित हुए तो उन्होंने उसको अपने अंडर ले लिया। अब बेबीलोन का महत्व कम होता चला गया, जैसा कि मैंने आपको बताया 331 ईस्वी के बाद। तो स्वतंत्र बेबीलोन का आखिरी शासक नाबोनिडस था और उसने क्या कारनामे किए वो हम देखते हैं। वो लिखता है कि उर के नगर देवता ने उसे अपने सपने में दर्शन दिया। जो उर के नगर देवता थे, चंद्र देवता थे, वो नेबोनिडस के सपने में आए और उन्होंने नेबोनिडस को कहा कि तुमको एक प्राचीन नगर उर को संभालना है। उसका दायित्व उस देवता ने नेबोनिडस को दे दिया कि तुम वहाँ पर उस नगर को संभालो और उस नगर को संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को वहाँ पर नियुक्त कर दो, जो कि वहाँ की सारी चीज़ों को देख रेख करती रहेगी। चूँकि बहुत लंबे समय से महिला पुरोहित के प्रतिष्ठान को जो महिला पुरोहित की इज्जत होती थी, उसको भुला दिया गया था लंबे समय तक। तो इसलिए जो उर के देवता थे, उर नगर के देवता थे, जो वो नेबोनिडस के सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम उर नगर का शासन संभालो, वहाँ पर एक महिला पुरोहित को भेजो और जो कि वहाँ पर शासन को देख रेख करेगी और साथ के साथ पुरोहित का भी काम करेगी और महिलाओं की भी इज्जत बढ़ेगी। और फिर उसके बारे में उसने सोचा कि किसको नियुक्त करूं, किस महिला को नियुक्त करूं मैं। और फिर आगे वो कहता है कि उसे एक पुराने राजा का पटलेख मिला, यानी कि पट्टिका मिली और उस पट्टिका पे उसने एक महिला पुरोहित का चित्र अंकित किया हुआ था। एक ड्राइंग बनाई हुई थी एक महिला पुरोहित की। तो जैसे जैसे आभूषण उस ड्राइंग में उस महिला ने पहन रखे थे, वैसे वैसे ही आभूषण उसने अपनी बेटी को पहनाए और अपनी बेटी को ही उर नगर में स्थापित कर दिया एक महिला पुरोहित के तौर पर। ठीक है, तो नेबोनिडस ने क्या किया? उर नगर का शासन संभाला, वहां पर अपनी बेटी को महिला पुरोहित के तौर पर क्या कर दिया? प्रतिष्ठित कर दिया। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस, अब दूसरा कारनामा नेबोनिडस ने क्या किया? नेबोनिडस ने एक शासक था सारगोन शासक की मूर्ति। अब सारगोन शासक उससे बहुत पहले शासन कर चुका था। 2370 ईस्वी के आसपास उसका शासनकाल था। किसका? सारगोन का। और वो सारगोन कहाँ का था? अक्काद क्षेत्र का राजा था सारगोन और 2370 ईस्वी में उसने शासन किया। तो उसकी एक मूर्ति नेबोनिडस को मिली। तो नेबोनिडस ने इस पे विचार किया कि इस मूर्ति का क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मूर्ति बहुत ही बुरी हालत में थी, वो पूरी तरह से टूटी-फूटी थी। तो नेबोनिडस ने निर्णय लिया कि हम इस मूर्ति को ठीक करवाएँगे और इस मूर्ति का जो खंडित सिर है, टूटा-फूटा सिर है, उसको बदलवा देंगे, उसको ठीक करवा देंगे। तो नेबोनिडस को आप हेडिंग देख सकते हैं यहाँ पर, एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता कहा गया है। एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता का मतलब उसने अपनी प्राचीन संस्कृति के महत्व को ध्यान में रखा। उर जिसका महत्व भुला दिया गया था, जो पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि बेबीलोनिया अब मशहूर हो गया था। उर तो बहुत पहले का था, 2000 ईसा पूर्व का। अब बात करें हम 600 ईसा पूर्व की, तो अब बेबीलोनिया पूरी तरह से प्रमुख था। तो उर नगर जिसको भुला दिया गया था, उसका शासन नेबोनिडस ने अपने हाथ में लिया और महिला पुरोहित को वहाँ पर नियुक्त किया। इसलिए उसने अपनी प्राचीन संस्कृति के महत्व को दर्शाया। उसके साथ साथ जो राजा सारगन था, अक्काद का शासक, जो उससे बहुत पहले शासन कर चुका था 2370 ईस्वी में, जो उसकी मूर्ति थी उसको उसने ठीक करवाया। और उस मूर्ति को ठीक करवाने से क्या हुआ? उसने अपने राजा के प्रति, जो उसके प्राचीन राजा थे, जो उससे पहले शासन कर चुके थे, जो उसकी संस्कृति थी, उसके प्रति अपना आदर प्रकट किया है। अब लास्ट में आप देख सकते हैं ना,
देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि नाबोनिडस एक पुरातत्ववेदा था, क्योंकि वो अपनी प्राचीन संस्कृति, अपने प्राचीन काल की रिस्पेक्ट करता था, उसको देखता था, संभालता था और उस पर एक्शन लेता था। तो इसलिए हम नाबोनिडस को आरंभिक पुरातत्ववेदा कह सकते हैं। इन दो कारनामों से हमें पता लगता है। और यहीं पर हमने मेसोपोटामिया की जर्नी को ख़त्म कर दिया है। मेसोपोटामिया में हम घूम आए, मारी में गए, उरूक में गए, उर में गए, शहरों के बारे में जाना, लेखन कला के बारे में जाना, पट्टिकाओं के बारे में जाना, अलग अलग तरह की भाषाओं के बारे में जाना, और भी बहुत सारे राजा के बारे में भी हमने जाना। एन मार्कर की कहानी पढ़ी, गिलगेमिस की कहानी पढ़ी, बहुत सारे फैक्ट हमने जाने। और इस तरह हम अपनी मेसोपोटामिया की जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। हम अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर इससे कोई भी रिलेटेड डाउट हो, आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग।